नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं विकास टेकरे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एनसीईआरटी हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। अध्याय है 1 और कक्षा है 7वीं। दोस्तों, यह आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि हम जानेंगे 700 ईस्वी से 750 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में। हम इस अध्याय में, इस कक्षा में जानने का प्रयास करेंगे। आप सभी के वीडियो के अंत तक बने रहने की कामना करता हूं और साथ ही आपको ये बताते चलूं कि अगर आप यूपीएससी या पीएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखेगा, उतना ही ज़्यादा जितना कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। आइए समझते हैं एक सामान्य इतिहास जो हर किसी व्यक्ति को जानना चाहिए। हम जानते हैं मानचित्र का इतिहास कि मानचित्र किस प्रकार से प्रारंभ हुआ। किसी देश की साधारण भौगोलिक स्थिति को मानचित्र के जरिए दिखाया जाता है, यह हम सब जानते हैं। मानचित्र को विभिन्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है, जैसे प्राकृतिक, भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक आदि। मानचित्र को कार्टोग्राफी यानी कि मानचित्र बनाने की कला तथा मानचित्रकार को कार्टोग्राफर या मैप मेकर कहते हैं। विश्व का पहला मानचित्र बनाने का श्रेय एनिक्लिमेंडर को जाता है। वे एक ग्रीक दार्शनिक थे। 6वीं शताब्दी में पृथ्वी का पहली बार नक्शा बनाया। उन्होंने उस समय पृथ्वी को बेलनाकार माना और उसका आधार मानते हुए पृथ्वी का नक्शा खींचा था। टॉलेमी ने सबसे पहले अक्षांश और देशांतर का उपयोग करके विश्व का मानचित्र बनाया था और जिस प्रकार हम विश्व मानचित्र का इतिहास देखते हैं। मानचित्र को कार्टोग्राफी कहते हैं और जो मानचित्र बनाता है उसे कार्टोग्राफर या मैप मेकर कहते हैं। ये बात आपको याद रहनी चाहिए। साथ ही आपको ये भी याद रहना चाहिए कि 6वीं शताब्दी में विश्व का पहला मानचित्र बना जिसे कि एनिक्लिमेंडर ने बनाया था। साथ ही अक्षांश और देशांतर यानी कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड रेखाओं को देखते हुए सबसे पहले मानचित्र टॉलेमी ने बनाया था। साथ ही हम देखते हैं 300 ईसा पूर्व में ग्रीस के शासक सिकंदर ने ग्रीस के गणितज्ञ इरेटोस्थनीस को पहली बार भारत के मानचित्र को तैयार करने का आदेश दिया था। 1154 ईस्वी में अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने विश्व मानचित्र बनाया जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भी दर्शाया गया था। अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत को उस जगह दर्शाया गया था जहां आज उत्तर भारत स्थित है। श्रीलंका को भी ऊपर की ओर दर्शाया गया जगहों के नाम भी अरबी भाषा में लिखे गए थे। इस मानचित्र के 600 साल बाद फ्रांसीसी मानचित्रकार द्वारा 1720 में मानचित्र बनाया गया जो पहले के मानचित्रों से अधिक स्पष्ट और सही था। नई और पुरानी शब्दावलियाँ किस प्रकार से है। हम जानते हैं कि शब्द भी समय के साथ बदलते रहते हैं। आज हम जो बात करते हैं वो ज़्यादातर हम हिंग्लिश भाषा में बात करते हैं, यानी कि जहाँ पर हिंदी और इंग्लिश के शब्द मिले हों। लेकिन इससे पहले, आज से 50 साल पहले हम ज़्यादातर हिंदी या फिर खड़ी बोली में बात करते थे। लेकिन आज हमारी भाषा बदल गई है। आइए जानते हैं कि 1000 साल पहले भाषा कैसी थी। समय के साथ साथ शब्दों के अर्थों में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। हिंदुस्तान, जिसका प्रयोग वर्तमान भारत के लिए किया जाता है, 13वीं शताब्दी में जब फारसी इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था, यानी कि सिंधु नदी के इस तरफ पश्चिम की तरफ बसे हुए जो क्षेत्र थे उनके लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था। संभवतः यह भी सिंधु शब्द से अपभ्रंश होकर बना हुआ होगा। उसने इस शब्द का प्रयोग राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के इस्तेमाल के लिए किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग दक्षिण भारत के लिए कभी भी प्रयोग नहीं किया गया। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु
पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। यह प्रयोग 14वीं सदी में कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ कुछ समान मिलता-जुलता है, मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक शत्रु के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से भी राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे, जो हम आज जोड़ते हैं। विदेशी शब्द जिसका अर्थ हम प्रायः उस व्यक्ति के लिए लेते हैं जो भारत का न हो, परंतु मध्यकाल में विदेशी उस व्यक्ति को कहते थे जो किसी गांव में अनजाना हो, जो उस संस्कृति या समाज का अंग न हो। इसलिए किसी नगरवासी के लिए भी वनवासी एक विदेशी ही होता था। यानी कि आज हम विदेशी उन लोगों के लिए कहते हैं जो फॉरेनर होते हैं या फिर हमारे देश के निवासी नहीं होते हैं, लेकिन आज से कई समय पहले तकरीबन मध्यकाल के समय या फिर हम कहें 4वीं शताब्दी के समय विदेशी शब्द उन लोगों के लिए कहा जाता था जो दूसरे गांव के होते थे या फिर अपने गांव में एक अनजाना व्यक्ति आता था तो उसे भी विदेशी कहा जाता था। इतिहासकार और उनके स्रोत किस प्रकार से थे, आइए जानते हैं। प्राचीन इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोतों में सिक्के, अभिलेख, स्थापत्य कला एवं सीमित तौर पर उपलब्ध ग्रंथ थे, किंतु मध्ययुगीन स्रोतों में ग्रंथों की प्रचुरता हमें देखने को मिलती है, किंतु इस समय की लेखन पद्धति आधुनिक काल की तरह संपन्न नहीं थी। कागज का उत्पादन कम होता था। कई बार एक पांडुलिपि को धोकर उसे सुखाकर उसमें नई जानकारियाँ लिखी जाती थी। छापे खाने के न होने के कारण ग्रंथों की नकल की जाती थी। ऐसे काम करने वालों को नकलवीस कहते थे। लिखावट व अन्य कारणों के चलते इन ग्रंथों में बदलाव होते रहता था। जैसे एक मुख्य इतिहासकार ने अगर किसी चीज़ को लिखा है और अगर उसी चीज़ को एक नकलवीस कॉपी कर रहा है तो हो सकता है कि वहाँ पर शब्दों का उलटफेर हो जाए या फिर उसके लेखन शैली से बदल जाने के कारण उसका अर्थ भी बदल जाता है। आइए अब हम यहाँ पर कुछ अलग देखते हैं। नए सामाजिक और राजनीतिक समूहों की बात करते हैं। मध्यकाल परिवर्तनों का काल रहा है। इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। इस समय सिंचाई में रहट कताई और में चरखे और युद्ध में आग्नेय शास्त्रों यानी कि बारूद वाले हथियारों का इस्तेमाल होने लगा था। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान-पान भी आया। आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी जैसी फसलें हमारे सामने आईं जो पहले भारत के इतिहास में नहीं थी। ये तमाम परिवर्तन, नई प्रौद्योगिकियाँ और फसलें उन लोगों के साथ आई जो नए विचार भी लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का काल साबित हुआ। इस काल में जिन समूहों का महत्व बढ़ा उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र या फिर राजा का पुत्र कहा जाता है। 8वीं से 14वीं शताब्दी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। साथ ही कई बार हमने यह देखा कि हिरण्यगर्भ यज्ञ के जरिए कई राजा या फिर कई ब्राह्मण या कई शूद्र अपने आप को क्षत्रिय घोषित करके शासक बन जाते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। इस युद्ध में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ मुख्य लिपिक और मुंशियों का कार्य करने वाली जातियों को कायस्थ कहते थे आदि समूहों ने उठाया था। इस समय कृषि में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन आए थे। जंगलों की कटाई से कृषि क्षेत्र में विस्तार हुआ। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से हमें देखने को मिलता है। पूरे तौर पर हमें यह परिवर्तन देखने को मिलता है। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषकों के नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे।
वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए, उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। लोग जातियों उपजातियों में बांटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। साथ ही ये दर्जे स्थायी नहीं होते थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधन का नियंत्रण है, इसके आधार पर उनके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था। जैसे आज के समय में हम देखते हैं कि आज सभी जातियों को समान आरक्षण है, मतलब कि एसटी में अलग जातियां हैं, एससी में अलग जातियां हैं। लेकिन उस समय ये होता था कि मान के चलिए कि आप ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण को किसी क्षेत्र में उच्च दर्जा प्राप्त है तो किसी क्षेत्र में निम्न दर्जा प्राप्त है। जैसे कि जो गोंड राजा थे वो अपने आप को शासक मानते थे तो उनसे नीचे ब्राह्मण होते थे, जबकि कई क्षेत्रों में जहाँ पर क्षत्रिय राजा थे तो वहाँ पर गोंडों को या फिर निम्न जातियों को बहुत ही निम्न तबके का समझा जाता था। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियाँ स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था और जाति पंचायत के जरिए ये जातियाँ अपनी व्यवस्थाएं चलाती थी। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसान राज्य की एक छोटी इकाई भर थी। इसके साथ ही हम देखते हैं क्षेत्र और साम्राज्य के विषय में। चोल, तुगलक या मुगल जैसे बड़े बड़े राजाओं के अंतर्गत राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गैसुद्दीन बलबन, जिनका शासनकाल 1266 से 1287 था, इनकी प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है, जो पूर्व में बंगाल यानी कि गौड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी या कंचन तक फैला हुआ था और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत, जिसे द्रविड़ कहा जाता था, भी आ जाता था। गौड़ आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना में आगे पलायन कर जाते थे, सेना के आगे पलायन कर जाते थे। साथ ही हम देखते हैं भाषा तथा क्षेत्र। सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश में हर क्षेत्र की अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री यानी कि दक्षिण कर्नाटक में बोली जाने वाली भाषा, तेलंगाना आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में, माओवारी तमिलनाडु में, गौड़ी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में और हिंदवी हिंद के आसपास के क्षेत्र में, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में। इन भाषाओं के क्षेत्र भी आपको अगर याद हो सकते हैं तो आप याद कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अमीर खुसरो ने आगे बतलाया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता इसे नहीं जानती है। अब हम देखते हैं पुराने और नए धर्म। धर्म की एक क्या स्थिति थी मध्यकाल में, धार्मिक स्थिति जानते हैं। दैनिक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तित्व स्तर की होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। आज हम जिसे हिंदू धर्म में, माफ़ कीजिए एक बार और रिपीट कर दूं, आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। इन परिवर्तनों
में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती सत्ता आदि। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। उनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं की प्रतिष्ठा चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया था। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया था। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी जिस तरह पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं ईश्वर तक पहुंच सके। यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले 7वीं शताब्दी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा था। आपको बता दूं कि इस्लाम भारत में सबसे पहले केरल में आया था और केरल की चेरामन जुमा मस्जिद अरब के बाहर बनने वाली विश्व की पहली मस्जिद है। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाना है, चाहे वो उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, वह किसी भी धर्म से आता हो। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षक देते थे। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम में अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधिवत नेता मानते थे और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस बात को ध्यान से रख लीजिए कि जो सुन्नी थे वे खलीफाओं को अपना नेता मानते थे और जो शिया थे वे पैगंबर साहब के दामाद अली को अपना नेता मानते थे। इस प्रकार से आप इनकी विचारधाराओं को भी देख सकते हैं। दोस्तों, इसके आगे इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनफी और शफी ऐसे सिद्धांत हैं जिनकी विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं हमें देखने को मिलती है। 19वीं सदी के मध्य अंग्रेज इतिहासकार ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था: हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा हो जाती थी। काल विभाजन को आज बहुत ही कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। अंग्रेजों ने हमें धर्म के आधार पर बांटा था क्योंकि उन्हें लगता था कि भारत में शासक केवल धर्म के आधार पर ही शासन करते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इसीलिए ज़्यादातर इतिहासकार जो ब्रिटिश हैं उनके इतिहास को पढ़ने पर आपको हमें लगता है कि जो मध्यकाल था या फिर दिल्ली सल्तनत था, यहाँ पर अति कट्टरवाद था। साथ ही हम चोलकालीन या फिर अलग अलग शासकों को देखते हैं तो वहाँ पर भी अधिक धर्मवाद था, जबकि ऐसा नहीं था। कुछ शासकों को छोड़कर ज़्यादातर शासक अपने आप को कुछ हद तक धर्मनिरपेक्ष रखने का प्रयास करते थे। भारत के इतिहास में ये 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दियाँ 8वीं या 11वीं शताब्दियों से काफ़ी भिन्न थी। इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्रायः आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इसमें आशय यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाज
समाजों में प्रायः परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप की व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया था। एक सामान्य सा प्रश्न उठता है कि इतिहास में हमें हमेशा यही दर्शाया जाता है कि हम कुछ नहीं थे। अगर हम कुछ नहीं थे तो फिर जो व्यापारी थे वो हमारे यहाँ आते क्यों थे? जो यूरोपीय थे वे कंपनी लेकर हमें लूटने क्यों आए थे? जो मध्य एशियाई देश थे वे बार बार हम पर आक्रमण क्यों करते थे? हमारे पास कुछ था इसलिए वे आते थे। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। साथ ही टेस्ट सीरीज़ में इस चैप्टर की टेस्ट वीडियो देखकर आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों, तुलसीदास कहते हैं, किसी भी एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है। वे गुण हैं: उदास व दुखी न होना, अपने कर्तव्य के पालन करने की क्षमता रखना, कठिनाइयों का बलपूर्वक सामना करने की क्षमता रखना। कई बार हार जाएंगे लेकिन दुखी रहे तो आप उसी हार में डूबे रहेंगे। अगर आपका कोई टारगेट है तो उसके लिए मेहनत आपको ही करना पड़ेगी, क्षमता आपके ही अंदर होनी चाहिए, कोई नहीं आने वाला। साथ ही जो समस्याएं आएंगी उसका सामना भी आपको ही करना होगा, क्योंकि हम हमेशा ही फल को देखते हैं और कर्म को भूल जाते हैं। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।